वेलकम इन यूनिक एग्जाम्स आईएएस। यूनिक एग्जाम्स आईएएस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि लास्ट के जो 20 डेज बचे उसमें आप क्या करें। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, और तकरीबन मैं पिछले 6-7 साल से जो सिविल सर्विसेज की जर्नी में इन्वॉल्व हूँ, तो उसमें मैंने पाया कि बहुत से लोग ये 20-30 डेज जो लास्ट के बचते हैं उनमें बड़े परेशान हो जाते हैं, और क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सब छूटा जा रहा है, कैसे निकालें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने गेन करा इतने दिनों में, तो मैंने पाया कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, इनके छोटे से सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन की कड़ी में कि अंतिम के 20-25 दिन जो बचते हैं उनमें हम क्या करें, तो उसके लिए हम लेके आए आपको 3 अंकों की श्रृंखला, जिसका पहला अंक है आज पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि 20 दिन जो अंतिम बचे हैं उनमें क्या करें। अब आपको लग रहा होगा कि ये 20 दिन की बात सर क्यों करें, क्योंकि अभी तो 24 दिन बाकी है। तो उसकी बात भी हम करेंगे कि मैं यहां 20 दिन क्यों लिख रहा हूं जबकि 24 दिन बाकी है। दिस इज यही मैनेजमेंट मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। जब ऐसे आप मैनेजमेंट करके चलते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स चुटकी का खेल हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी कड़ी में कि क्या करें। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि 20 दिन मैंने क्यों लिखा। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि 20 दिन क्यों लिखा। 20 दिन लिखने का उद्देश्य मेरा यह है सिर्फ कि आप एक चीज जान लीजिए, जब आप कोई काम करते हैं भी, और खासकर सिविल सर्विस तैयारी, तो उसमें बहुत व्यवधान भी आते हैं। व्यवधान या हर्डल्स आते हैं, इसमें बहुत से हर्डल्स आएंगे और इन हर्डल्स को भी आपको कंसीडर करके चलना होता है। तब जाकर आपको इससे क्या मिलती है, प्रॉब्लम्स नहीं आती, और उन हर्डल्स को फेस करते हुए आप आगे निकलते हैं। उदाहरण मैं एक लेता हूं, आपने मर्सिडीज कार देखी है, BMW डेफिनेटली देखी ही होगी, एटलीस्ट देखी तो होगी। तो इस चीज को आप समझेंगे कि मर्सिडीज और BMW इतनी लंबी क्यों बनाई जाती है। बेसिकली बहुत लॉन्ग कार्स होती हैं, सेडान खासकर। तो अगर वो लंबी हैं तो लंबी क्यों है, एक्चुअली उनके इंजन काफी लंबे लंबे होते हैं। कार ऐसे है, इंजन ऐसे काफी लंबा होगा। वो क्यों, क्योंकि इक्विपमेंट्स के बीच में जगह काफी छोड़ी जाती है। इसको कहा जाता है क्रम्पल जोन। अब इस क्रम्पल जोन में इसका मतलब क्या है कि अगर कभी एक्सीडेंट हो तो उस बीच की जगह पे की वजह से जो गाड़ी चलाने वाला है उसको कम नुकसान हो, और वो पूरे धक्के को और पूरे शॉक को वहीं ऑब्जर्व कर ले। तो हमें अपनी लाइफ में भी क्रम्पल जोन बना के चलना है। तो ये मैं 20 दिन लिख रहा हूं 24 की जगह, तो ये 4 दिन मैंने 4 डेज मैंने क्रम्पल जोन के लिए रखे। सपोज करिए आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई। अब अगर आप उन 24 दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ बेहतरीन पोर्शन छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पे ये प्लान बनाया, और इसी के हिसाब से हम आगे की स्ट्रेटजी को बताएंगे कि किस तरह से क्या करना चाहिए। और मेरी जो स्ट्रेटजी होती है प्रीलिम्स निकालने की रही है अभी तक स्ट्रेटजी, वो है 3 टायर स्ट्रेटजी। 3 टायर स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी 3 स्तर की स्ट्रेटजी है। और मैं ये स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो आपको अगर तथ्य के साथ शेयर करूं, कोई भी बात हवा में नहीं होगी, सारी बातें तथ्य की होंगी, और उन तथ्यों को आप अपने जीवन में अगर उतारे तो ये 20 दिन आपके कमाल के होंगे और आप इसको आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज की कड़ी में पार्ट 1 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2 प्रश्न बेसिकली। अभी क्या पढ़ें, what you should read right now, दिस इज टाइम, दिस इज हाई टाइम। अभी इसी टाइम आपको क्या पढ़ना है, ये पहला क्वेश्चन हम डील करेंगे। दूसरा क्वेश्चन डील करेंगे किस विषय को कितना भारांश दे। ये केवल इस बात पे नहीं कहूंगा मैं कि मैं कह रहा हूं इसलिए दीजिए, मैं इसी बात को प्रूफ करूंगा इस क्लास में कि भारांश किस विषय को कितना दिया जाए, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है सिविल सेवा की तैयारी में। तो पहले प्रश्न में हम आते हैं कि व्हाट यू शुड रीड राइट नाउ। देखो, हमारी लोगों की जो तैयारी की स्ट्रेटजी रहती थी, वो तैयारी की स्ट्रेटजी ये रहती थी कि सबसे पहले मैं अपने पूरे सब्जेक्ट को 3 टीयर में बांटता था, 3 टीयर में। ठीक है, तो पहला टीयर मेरा क्या है, 3 टीयर क्या है, 3 टीयर जो है, 3 स्तर जो है हमारे, वो क्या है, और उन्हीं स्तर के हिसाब से हमें क्या करना है, उसी हिसाब से वेटेज देना है। ठीक, तो अब इसमें ये गया, पहला स्तर आया हमारा 1। ठीक है, इसको हमें क्या रखना है, बिल्कुल हाई टाइम, सबसे ऊपर इसको रखना है।
और मैं क्या बताऊंगा इसमें क्या क्या डालेंगे वो अभी आप देखेंगे। दूसरा स्तर है हमारा 2 में क्या रखें, और तीसरा स्तर है हमारा 3। तो अब ये जो 20-25 दिन बचे हैं, इन 20-25 दिन में 20 दिनों में आपको इसी स्तरों को पहले कंप्लीट करना है, इसी हायरार्की में कंप्लीट करना है। जैसे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये यूपीएससी में सिलेबस बहुत बड़ा है और हर चीज का बराबर वेटेज नहीं है, मैंने आपको ये चीज बताई। तो इस पे 3 स्तरों पे हमें यहां पे पहले ध्यान देना है, और क्या नहीं करना है उस पे भी आपको फोकस करना है कि क्या नहीं करना है। पहला चीज, 3 स्तर में आपको स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे पहले स्तर में मैं 3 सब्जेक्ट को रखता हूं प्लस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखता हूं, उसमें भी हायरार्की है, उसमें भी श्रेणी क्रम है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं इसी क्रम में आपको पढ़ाई के वक्त भी चीजों को ध्यान रखना है। पहला है मेरा पर्यावरण पारिस्थितिकी व पारिस्थितिकी, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अंदर टायर 1 के अंदर यह है मेरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक, इसको हमें क्या करना है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को, इसको हमें सबसे पहले वेटेज पे रखना है। दूसरे वेटेज पे कहां जाना है हमें, दूसरा इसमें ए, इसी का पार्ट बी, इस पार्ट में हमें जाना है इकोनॉमी पे, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। अभी क्यों जाना है उस पर बाद में आएंगे, मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए जाना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था। तीसरा इसी में हमारा सी, पार्ट 1 में सी हमारा है पॉलिटी या राजव्यवस्था, और क्या, राजव्यवस्था। देखिए इसके बाद प्लस इसी का डी पार्ट है हमारा, क्या, इसी का डी पार्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास बोल लीजिए इसको। आधुनिक भारत का ही इतिहास है ये, इसको आप कोई दुनिया का दूसरा इतिहास मत समझिएगा कि आधुनिक विश्व का इतिहास, ये आधुनिक भारत का इतिहास ही है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि टीयर 1 पे इन पे फोकस करना है। अब टीयर 2 पे किसको फोकस करना है, इसको आप समझ लिए। टीयर 1 पे इन पे फोकस करना है, टीयर 2 पे किस पे फोकस करना है, इस पे आते हैं, फिर मैं बताऊंगा इन पे क्यों फोकस करना है। ठीक, अब टीयर 2 की बात आई, टीयर 2 पे हम आते हैं, और उसके लिए मैं यहीं पे इसको इरेज करूंगा और आगे एक स्लाइड जोड़ लेते हैं, इसमें एक स्लाइड जोड़ते हैं और उस स्लाइड में हम आगे बात करेंगे, है ऑलरेडी जुड़ी हुई हमारी स्लाइड। ठीक है, तो टीयर 2 में क्या करें, द्वितीय स्तर में आप क्या करें, जो द्वितीय स्तर है उस पर आप क्या करें। इसमें देखिए अब हमारे बेसिक कोर 4 सब्जेक्ट्स पूरे हुए, अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे स्तर पे हमारे पास क्या बचा है, आर्ट एंड कल्चर, प्लस IR प्लस जियोग्राफी। दूसरे स्तर पे हमें इसको लेना है, और तीसरे स्तर पे हमारा क्या आ रहा है, तीसरे स्तर पे हमारा आ रहा है करंट अफेयर्स प्लस साइंस एंड टेक। देखिए मैं अलग से नहीं इसको प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा वेटेज हमें इसी पार्ट पे देना है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक पे, ये इसके लिए है। साइंस के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा अप्लाइड आ रहे हैं, आप बायोलॉजी के अलावा और कुछ पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो साइंस में अगर आप यहां भी रखें तो साइंस में स्पेशली आपको केवल बायो देखना चाहिए अभी के समय, बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है। मैंने क्यों कहा कि भैया ये जो पीछे का है ये पर्यावरण पारिस्थितिकी, इकोनॉमी और पॉलिटी, उसके साथ में मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने कुछ तथ्य इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग उस तथ्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए होता क्या है बच्चों के साथ, मोस्ट ऑफ लोगों के साथ क्या होता है, सालों भर वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, और एक कुछ मैगजीन्स निकालते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 120 पेज का मैगजीन होता है, और उस 120 पेज में भी फॉन्ट साइज अगर आप देखें और उसको मैं नॉर्मल फॉन्ट साइज में लाऊं तो वो बन जाता है तकरीबन 200 पेज का। सपोज करिए आप हर महीने करंट अफेयर्स रात दिन पढ़ रहे हैं और आप एग्जाम आते आते 12 महीने का ही केवल करंट अफेयर्स जोड़े तो वो हो जाता है हमारा 2400 पेज। 2400 पेज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है मेमोराइज करना। और सवाल कितना आता है ये अभी आप आगे देखेंगे। तो प्रीलिम्स ना निकलने की बहुत बड़ी वजह हो जाती है अनड्यू वेटेज डिफरेंट चीजों को,
अनड्यू वेटेज नहीं देना है, वेटेज उतना ही दीजिए जितना जो डिमांड करता है। अब वेटेज कैसे देना है वो मैं अगली उस पर आपको बात करूंगा। पहले मैं सबसे पहले बात दिखा दूं आपको कि क्यों इन सब्जेक्ट्स पे मैं ज्यादा वेटेज की बात करूं। ये देखिए, ये हमारा है ईयर वाइज वेटेज मैंने निकाला है डेटा। तो इस डेटा में हमारे अगर यहां से मैं 2013 से आऊं तो हमारा जो ये हेड है एनवायरमेंट का है, ये हेड है हमारा इकोनॉमी का, ये इन्वायरमेंट है, ये इकोनॉमी है, ये पॉलिटी है और ये मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये अगर आप नंबर जोड़ लें इनका, अभी आप इनका नंबर जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 16, 18 और 19, अगर मैं एवरेज इसको 17 कर दूं, है ना, इसको 17 कर दूं तो 17 दूनी 34 और 34 और 19 आगे की स्लाइड्स में मैं सबकी एनालिसिस करूंगा। अब आप ये समझिए कि अगर 50% से ज्यादा सवाल इन तीन और इसको जोड़ने के बाद आते हैं। अब आप देखते जाइए पूरे पिछले 10 सालों का आप अगर एवरेज देख लें 2013 के बाद का, तो आप पाएंगे कि बड़ी तेजी से इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट कहां अपना स्टेटस बनाए हुए, 16, 20, 15, 20, 25, 2020 में 25 सवाल आए डायरेक्टली इनडायरेक्टली और 2018 में 16 सवाल आए। अब देखिए दूसरी तरफ पॉलिटी में भी आप देख रहे हैं 18, 10, 14, 20, फिर यहां पे कम हुआ है 17 में, फिर 18 में 12, फिर 19 में थोड़ा कम हुआ है इकोनॉमी में, इकोनॉमी की बात में करूं, ठीक है, इकोनॉमी में, और 19 में और कम हुआ, 20 में फिर अगेन 15 और 21 में फिर 14। मतलब आपको यह देख के चलना है कि इकोनॉमी से भी 14, 15, 14, 15, 16 सवाल आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए पॉलिटी, ग्रीन में आ जाइए पॉलिटी में 19 सवाल, 11 सवाल, 13, 19, 11, यहां 12, फिर 17 और फिर 18 सवाल। ठीक है, और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आइए 6, 5, 8, 6, 4, 6, है ना, 7, 8, मतलब लगभग हमारा औसत ले तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 16 से 20 सवाल, 22 सवाल, कभी कभी 25 भी पहुंचा है, और बाकी चीजें जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हुई हैं। ठीक है, अब मैं अगर इन चारों सब्जेक्ट्स की बात करूं, अब देखिए अगर आप इन चारों सब्जेक्ट्स का वेटेज देखें तो आगे वाली स्लाइड में आपको बिल्कुल विजिबल दिखेगा। ये देखिए 2013 में इन 4 सब्जेक्ट से 60% सवाल है, केवल 2013 में इन 4 सब्जेक्ट से, रिमेनिंग से केवल 41 सवाल है। यहां पे 59 सवाल है, यहां पे 41, मतलब 60% सिलेबस आपका कवर हो गया। कहां से? इन सवालों से। अब मैं अभी बताऊंगा ट्रेडिशनल सिलेबस कवर करने के फायदे क्या होते हैं। 14 में आए फिर 46% ही सवाल आए इन 4 से, लेकिन फिर भी 50 के आसपास है। यहां 15 में 48%। इसी तरह आगे के ईयर्स में अगर मैं जाऊं तो आप देखेंगे 16 में हमारे 47% सवाल आए, यहां बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आ गया था, इसलिए आपको 53% दिख रहा है रिमेनिंग पार्ट। अदरवाइज ये आउटलायर टाइप है, ऐसा 2 साल के अलावा कभी नहीं हुआ। ठीक है, और यहां पे कुछ सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स के 17 में भी दूसरे मिसलेनियस सवाल काफी ज्यादा आ गए थे, आईआर वगैरह से, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इन 2 ईयर्स को अगर छोड़ दें, 2 ईयर्स को छोड़ दें तो भी, अगर ना भी छोड़े तो भी 44% सवाल आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए 18 में 47%, 19 में 40% और अगेन 20 में 64%, 20 में 64% सवाल इन 4 सब्जेक्ट से आए हैं और 21 में 56% सवाल इन 4 सब्जेक्ट से आए हैं। अब अगर आप इसकी बात करें कि करंट मान लीजिए छोड़ दे, छोड़ना कुछ नहीं है, एक सवाल का भी बहुत वैल्यू होता है, लेकिन ये कन्वेंशनल पार्ट है, इस कन्वेंशनल पार्ट से ही ज्यादा सवाल आए। इकोनॉमी में करंट भी है बट उसमें से कन्वेंशनल से ज्यादा सवाल आए, 70 से 80%। कल आपको आरती सर ने डिस्कस किया होगा, 72% तक थ्योरेटिकल सवाल आए। अब थ्योरेटिकल सवाल क्या होता है, हर बार वही आएगा। तो जब प्रीवियस ईयर सवाल आप करते हैं तो उसमें वो चीजें कवर होती हैं, घूम घूम के सब वही सवाल आते हैं। ठीक है, तो अगर आप कन्वेंशनल में मान लीजिए आपने वेटेज दिया, इस साल कुछ पढ़ा, अगले साल कुछ पढ़ा, अगले साल कुछ पढ़ा, तो उसका क्या होता है, उसका स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है, बॉल आपकी बड़ी होती जाती है और बढ़िया होता जाता है आपका नॉलेज। लेकिन करंट अफेयर्स हर साल बदलता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वेटेज नहीं देना है, मैं कह रहा हूं अनड्यू वेटेज नहीं देना है। ठीक है, तो अब ये कन्वेंशनल से एक चीज तो क्लियर हुई है कि ये 4 सब्जेक्ट में अगर आप वो मेंटेन कर लें एक्यूरेसी, और हो जाती है। मैं एक सब्जेक्ट पे आपकी बात करूंगा कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब्जेक्ट्स और क्या महत्व है इस 3 टायर स्ट्रेटेजी का। तो अगला जो स्लाइड है हमारा, उसमें आप देख पाएंगे कि अब मोटा मोटी ये मान लीजिए कि 45 से
55% सवाल इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आने हैं। 45 से 55%। हिस्ट्री को हटा भी दे तो केवल 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 40 से 50% सवाल आने हैं, मिनिमम 50% के आसपास सवाल आना एक बात होती है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगली स्लाइड देखिए। मैं यहां पे एनवायरमेंट इकोलॉजी पे आया और मेरा एक कथन है, यहां पे एक स्टेटमेंट में देता हूं, यू नो, मतलब कि एक जगह एक सवाल आ रहे हैं पेपर में, ये एक बात है, उन सवालों को आप सही कर पा रहे हैं, यू आर एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस, ये टोटली डिफरेंट बात है। अगर मैं कहूं करंट अफेयर से 30 सवाल भी आ रहे हैं तो क्या आप 30 सवाल हैंडल कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा एनवायरमेंट इकोलॉजी जो आपको पूरा सिलेक्शन कराता है, पूरी तरह से आपके साथ रहता है, और इस सब्जेक्ट को अगर सही से समझ लिया जाए तो कठिन भी नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है। एनवायरमेंट इकोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मेंटेन की जा सकती है एक्यूरेसी, और क्या मेंटेन किया जा सकता है? यहां पे सिलेबस है शॉर्ट, सिलेबस जो है शॉर्ट है, सिलेबस बहुत छोटा है, और एक्यूरेसी भी मेंटेन की जा सकती है अगर आपकी सही समझ है। वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट ये सवाल आएंगे ही आएंगे 16, 20, 13, 12, 15, 11, 20, 25, 16, मतलब एक कंसिस्टेंसी है। 20 एवरेज मार रहा है ये, मतलब 15 से 20 एवरेज आएंगे ही। उसका रीजन भी आप जानते हैं, 15 से 20 एवरेज क्यों आएंगे, उसका मतलब है मीनिंग एवरेज इसलिए आएंगे क्योंकि आईएफओ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी सिविल सर्विस के साथ होता है। ये पैटर्न 2013 के बाद ही आया है, उसके पहले ज्योग्राफी के सवाल ज्यादा आया करते थे, एनवायरमेंट इकोलॉजी के कम आया करते थे, ठीक है। तो अभी भी अगर आप ज्योग्राफी को वो वाला वेटेज देंगे जो 2013 में दिया जा रहा था, जो कि हमें क्या हो रहा है ट्रेडिशनली हिंदी मीडियम में खासकर प्रॉब्लम यह है कि दे पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि न्यू ब्लड चाहिए, न्यू ब्लड इन्फ्यूज करने की जरूरत है हिंदी मीडियम के फैकल्टीज में भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में भी। दे आर सो डिमोरलाइज। तो मैं अभी बात करता हूं जब, तो मुझे यही मिलता है कि सालों भर एक पर्टिकुलर कोचिंग का करंट अफेयर्स उठा लेंगे, सालों भर लाइब्रेरी में बैठ के रगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कम नहीं पढ़ते, दे पीपल आर स्टडिंग मच और दे आर इंटेलिजेंट। इवन एनीवन who are either from English medium or from Hindi medium, both are particularly Hindi medium, सब लोग इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंस में किसी की कमी नहीं है। कमी है स्ट्रेटजी में, और स्ट्रेटजी अगर सही रहे तो हम कमाल कर सकते हैं। इस परीक्षा में, परीक्षा को जानबूझ के कठिन बनाया जा रहा है ताकि आप 18-20 महीने की कोचिंग करें और उसके बाद अपने 2-3 लाख रुपए भी बर्बाद। जानबूझ के कठिन बनाया जा रहा है और उसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं, हम आप सब लोग जिम्मेदार हैं। तो अगर मैं ये बात समझ रहा हूं कि 15 से 20 एवरेज 100% आना ही है, तो और सिलेबस छोटा है और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, 80% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं आप इसमें, तो क्यों ना मैं प्रीलिम्स के लिए इस पे वेटेज दूं। अगर मैं 20 सवाल आए और मैं 16, मैं कह रहा हूं 15 सवाल भी मैंने 14 सवाल काट पीट के सही कर लिए, 14 सवाल, केवल 14 सवाल यहां से सही कर लिए, तो जानते हैं कट ऑफ कितना जा रहा है? कट ऑफ जा रहा है 92, कट ऑफ जा रहा है 92 मार्क्स, ठीक है। दैट मींस 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन में आप 14 क्वेश्चन यहीं से सही कर ले रहे हैं। अब आपको सिर्फ 32 सवाल लगाने हैं, कितने में से? आपको 80 में से सिर्फ 32 सवाल लगाने हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे पार्ट पे चलता हूं, वो पार्ट है हमारा इकोनॉमी का। इकोनॉमी में एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत आसान होता है। इकोनॉमी ये क्या है? ये कह रहा है कि इसके पर्टिकुलर जो बांटे गए हैं कि किस किस ईयर कितने सवाल आए हैं, तो आप यहां भी देख रहे हैं कि 12 से 15 सवाल ये भी मेंटेन करता है, 12 से 15 सवाल मेंटेन करके चलता है इकोनॉमी। चाहे 13 में देख लीजिए, 13 में 18 आ गए, बीच में 20 भी आए, लेकिन ये एवरेज हमारा 12 से 15 सवाल का रहा है, भले कुछ ईयर में केवल कम हो गए, ठीक है। इनमें अब कम क्यों हो जाते हैं? क्यों कम हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि उस ईयर में हो सकता है एग्रीकल्चर को भी इसी में दे दिया, तो सब टीचर्स अपने अपने हिसाब से एग्रीकल्चर के सवाल को अपने में जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूं कि इतने इतने लगभग आए हैं। अब अगर मैं यहां भी मान लूं 12 से 15 सवाल आते हैं, और इसकी सबसे खास बात है इकोनॉमी की कि इसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल उसी तरह से टैकल होते हैं जिस तरह से इन्वायरमेंट में जो कॉन्सेप्ट है तो है, उसमें कोई आपको दो राय नहीं होगी। अभी हम लोग इकोनॉमी के सवाल कर रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। अभी मैं स्टार्ट करूंगा एनवायरमेंट इकोलॉजी का, और आपको पिछले 10 सालों के सवाल कराते कराते एनवायरमेंट इकोलॉजी रटवा दूंगा। और कैसे रटता क्यों है? क्योंकि समझ जाते हैं, है ना। तो यहां पे अगर मेरे 12 से 15 सवाल आ रहे हैं और मैं इसमें भी 10 से 12 सवाल एक्यूरेसी से मार देता हूं, 15 आए तो 10, 12 आए तो 10,
15 है तो 12, 12 है तो 10, ठीक है। तो आपको यहां भी, वहां आपने 14 मारा था, प्लस यहां आपने मार लिया 10 से 12, मैं 10 भी अगर कंजर्वेटिव तरीके से जोड़ूं तो 10 सवाल मार लिया, अब मेरे हो गए 24 सवाल, ठीक है। अभी मेरे पास 65 सवाल बाकी हैं, अभी भी मेरे पास 65 सवाल बाकी है। 24 सवाल मेरे हो चुके हैं, 65 सवाल मेरे पास बाकी हैं, और मेरे को करना कितना है, 46 केवल। 65 में से मेरे को निकालना है 22 सवाल, और यहीं से निकल आएंगे वो, अभी देखते जाइए। अब अगर मैं अगले स्टेज पे जाऊं इकोनॉमी के अलावा, तो इसका वेटेज जो है, इसके बाद हमारा आएगा पॉलिटी। पॉलिटी का अगर मैं देखूं तो बहुत कंसिस्टेंस है और बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं यहाँ से। अगर आप ओल्ड ईयर 15-20 साल के सवाल लगा लें तो मोस्ट ऑफ सवाल उसी के इर्द गिर्द आते हैं। स्टेट्स की डिफिनेशन से आए सवाल, है ना, फंडामेंटल राइट्स से आए सवाल। तो ऐसे क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दीज पर्टिकुलरली ह्यूज सेट जो है हमारा। जब हम पढ़ते हैं तो भी ये ह्यूज सेट है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने में टाइम लगता है, प्रीएम्बल पढ़ने से कम टाइम लगता है, लेकिन एक सवाल आता है उसमें, ठीक है। तो अगर आप कायदे से पॉलिटी पे ध्यान दें तो पॉलिटी पे भी एक्यूरेसी आप 70 से 80% मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहां से आप 18 सवाल आ रहे हैं और आप यहां से 14 भी निकाल ले रहे हैं, 14 सवाल भी निकाल ले रहे हैं, तो आपको, अभी तक हम 24 में थे, अब हम पहुंच गए कितने, 24 प्लस 14 कितने हो गए, 38। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 8 सवाल चाहिए, 8 सवाल, ठीक है। 8 सवाल कितने में से चाहिए, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन में से 8 सवाल चाहिए, 40 से भी ज्यादा, 40 क्यों, 46 क्वेश्चन में से 8 सवाल चाहिए, ठीक है। 46 का पैमाना पार करने के लिए केवल हमें 8 सवाल चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आप हिस्ट्री में अगर आ जाएं, इसमें से बड़ा मुश्किल होता है। इन हिस्ट्री के 6 से 12 सवाल में 50% के आसपास ही एक्यूरेसी आज के टाइम पे रह पा रही है। अजीब से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। 50% एक्यूरेसी रही है काट पीट के। अगर 50% एक्यूरेसी लेते हैं तो 3 सवाल यहां से भी निकल रहा है, 3 सवाल यहां से भी निकल रहा है। अब मेरे 38 थे, 41 हो गए, 41 सवालों पे मैं पहुंच गया। अब मेरे पास बाकी पड़ा है 40 सवाल के आसपास, 40-42 सवाल। क्या 40-42 सवाल से आप 5 सवाल नहीं निकाल सकते, 5 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते। लेकिन स्ट्रेटेजी अगर फाइन ट्यून्ड है तब, अगर आप 3 टियर पे काम कर रहे हैं तब, अगर आप आज भी पूरा वेटेज दिए पड़े आर्ट एंड कल्चर को कि मैं उसको रगड़ दूंगा और छोड़ दे रहे हैं आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को या इकोनॉमी को या पॉलिटी का कुछ पोर्शन ओल्ड ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे प्रॉब्लम हो सकती है, और इस चीज को समझ लीजिए आप। अब इसी हिसाब से आप अपने वेटेज को पढ़ाई के दौरान दीजिए, और निश्चित तौर पे आगे का मैं अगर दिखाऊं आपको तो आप पाएंगे कि ये चीजों से आप आराम से निकल सकते हैं। कितने सवाल तक, 46 सवाल तक आराम से। करंट पढ़ना है, अनड्यू वेटेज नहीं देना है, ये आपका एनालिसिस कह रहा है। और फायदा देखिए अब क्या होता है, फायदा इसका क्या होता है, जब आप कन्वेंशनल चीज पढ़ते हैं तो हो सकता है एक बार आपका प्रीलिम्स ना हो, मैं मान के चलता हूं, मान लो नहीं हुआ, सबका नहीं होता है, तो एक बार में नहीं हुआ, लेकिन आपने जो गेन किया हुआ है नॉलेज, वो आपकी अगली बार भी काम आएगा। तो इसलिए क्या होता है, इन सब्जेक्ट्स को हल्के में मत लीजिए, और इस 3 टियर स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो निश्चित तौर पे इस वेटेज पे जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि कैसे इस बीच के प्रेशर को मैनेज किया जाए, क्या क्या वो चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए परीक्षा हॉल में भी, और छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मोटी बातें। शक्तिमान दिखाया हमने, बस छोटी मगर मोटी बातें। और तब तक के लिए सबका खैर, शुभ रात्रि, मजा लीजिए अपनी जिंदगी का, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। यूपीएससी इज टफ एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट, बट नॉट एज मच टफ एज पीपल आर क्लेमिंग। थैंक यू सो मच।